ಬೇರಿಟ್ಟವಳೆ ತುಟಿಗೆ ಕರುಣೆ ಮುತ್ತು ನಿನ್ನ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಗುಬ್ಬಿ ಗೊರವಂಕಕ್ಕೂ ಗೊತ್ತು ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಒಣಗಿದ ಗಂಟಲು ಬಾಯೆನ್ನುವ ಹೊತ್ತು ನಿನ್ನ ಕರುಳು ಕರಗಿ. नमस्कार, हमारे मुख्य अतिथि महोदय पधार चुके हैं। प्रभा खेतान फाउंडेशन के अपनी भाषा अपने लोक अभियान के बेहद लोकप्रिय आयोजन आखर उत्तर प्रदेश भाषा के रंग साहित्य के संग में मैं कुमुद आप सभी का स्वागत करती हूँ। सभागार में उपस्थित सभी लोगों को स्वागत प्रणाम। साहित्य इस महासंगम में आप महानुभावों की उपस्थिति में इस अवसर को विशिष्ट बना दिया। हम विशेष रूप से आभारी हैं आज के मुख्य अतिथि माननीय भूपेश पाठक उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के कि उन्होंने अपने व्यस्त समय से यहाँ आने के लिए वक्त निकाला और इस आयोजन की गरिमा प्रदान की। साथ ही हमारे बीच पद्मश्री डॉक्टर विद्या बिंदु सिंह जी उपस्थित हैं, उनका हृदय से आभार और धन्यवाद। हम अनुरोध करेंगे पद्मश्री डॉक्टर विद्या बिंदु सिंह जी से कि कृपया मंच पर आने और मंचासीन होने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। अब हम अनुरोध करेंगे उनकी एग्जीक्यूटिव ट्रस्टी मैडम आनंदिता चटर्जी से कि कृपया उत्तरी हमारे मंचासीन माननीय अतिथिगणों का औपचारिक स्वागत करने का कष्ट करें। करती हूँ कि कृपया औपचारिक स्वागत भाषण देने का कष्ट करें। और एहसास लखनऊ की ओर से आप सबका स्वागत करती हूँ। आखिर उत्तर प्रदेश के इस अनन्य उत्सव में आज हम सब यहाँ एकत्रित हैं और मैं खास तौर से स्वागत करती हूँ माननीय उप मुख्यमंत्री जी श्री ब्रजेश पाठक जी और श्रीमती विद्या बिंदु सिंह जी, उत्तर प्रदेश के विभिन्न नगरों से आए हुए हमारे लेखक जन, कलाकार तथा लखनऊ शहर के गणमान्य अतिथि, हम आप सबका स्वागत करते हैं। आखिर प्रभा खेतान फाउंडेशन की एक ऐसी अद्भुत साहित्यिक पहल है जिसका उद्देश्य भारत की क्षेत्रीय भाषाओं की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना है। इस श्रृंखला में राजस्थानी, पंजाबी, गुरमुखी, गुजराती, मराठी, भोजपुरी, छत्तीसगढ़ी, मैथिली, मगही, उड़िया, बंगाली, तमिल, कन्नड़, मलयालम, अवधी, ब्रजभाषा, बुंदेली, भोजपुरी आदि भाषाएं सम्मिलित हैं। भारतवर्ष के लिए हम सुनते आए हैं कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर वाणी। राष्ट्र की इसी बहुभाषी विविधता से प्रेरित होकर फाउंडेशन ने क्षेत्रीय भाषाओं को व्यापक दर्शकों तक पहुंचाने का और साहित्य के धनुष में विविधता लाने का अब तक के लिए बिहार, छत्तीसगढ़, बेंगलुरु में बुटीक आखिर उत्सवों का आयोजन किया है। विचारक, लेखक, कवि, कलाकार और स्थानीय भाषाओं में विषय आधारित चर्चाओं के माध्यम से साहित्य और भाषा का उत्सव बनाने के लिए जुड़ते हैं, जैसे कि आज हम सब। और 2 दिवसीय इस उत्सव में हम उत्तर प्रदेश की 4 प्रमुख भाषाओं को और बेहतर जान सकेंगे और आनंदित भी होंगे। आपकी उपस्थिति ने हमें प्रोत्साहित तो किया ही है, हमारा मान भी बढ़ाया है, जिसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आप सबका धन्यवाद। धन्यवाद मैडम चौहान। भारतीय संस्कृति में दीप प्रज्वलन को अंधेरे से उजाले की ओर उन्मुख होने के प्रतीक के रूप में मान्यता प्राप्त है और यही मान्यता ज्ञान के संदर्भ में साहित्य को प्राप्त है, यानी अज्ञान से ज्ञान की ओर उन्मुख होने के प्रतीक के रूप में। और ऐसे में साहित्य के इस महासंगम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से करना अज्ञान के अंधेरे से ज्ञान के उजाले की ओर उन्मुख होने का प्रतीक बनेगा।
मैं पूरी विनम्रता से आमंत्रित करना चाहूँगी माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय जी को कि कृपया दीप प्रज्वलित करके इस कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ करने का कष्ट करें। मंच पर उपस्थित आदरणीय जनों से भी अनुरोध है कि कृपया दीप प्रज्वलन में माननीय महोदय का साथ देने का कष्ट करें। सर साइड हो जाए। रोशन हुए चिराग और अंधेरा हो गया, ये चिराग उजालों का सिलसिला पिरो गया। अब होता है आगाज़े मुबारक इस जश्न का, हर और रोशनी का समा तारीफ हो गया। हमारा सौभाग्य है कि मंच पर पद्मश्री डॉक्टर विद्या बिंदु सिंह जी उपस्थित हैं, जिनकी रचनाएं और वाणी तमाम लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत रही हैं। आपकी 100 से अधिक रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें कविताओं, कहानियों और अवधी लोकगीतों के संग्रह शामिल हैं। इसके अलावा आपने अवधी और क्षेत्र की अन्य क्षेत्रीय बोलियों में रक्षाबंधन के त्यौहार के लिए 2 दर्जन से अधिक लोकगीतों की रचना की है। साहित्य में योगदान के अलावा आप अपने सामाजिक कार्यों के लिए भी जानी जाती हैं। आज आपका साथ पाने के लिए अपने सौभाग्य पर गर्व करते हुए मैं पूरी विनम्रता से आमंत्रित करती हूँ माननीय डॉक्टर विद्या बिंदु जी से कि कृपया साहित्य के इस महासंगम के विषय में अपने उद्गार प्रकट करने का कष्ट करें और हमें धन्य करें। और सामने सभागार में उपस्थित सभी स्वजन हैं, सभी अपने हैं, किसी का नाम नहीं ले रही हूँ। सब में एक ही ब्रह्म है, शंकराचार्य जी के विचारों के अनुसार मैं सबको प्रणाम करती हूँ और प्रभा खेतान फाउंडेशन के प्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ कि इतना अच्छा आयोजन इनका होता है। मैं इनके 2 आयोजन पहले भी उसमें भाग ले चुकी हूँ। अयोध्या में 3 दिन का आयोजन था राम कथा पर। इतनी भव्यता के साथ और इतनी वैचारिक उसमें जो वातावरण बना, उससे बहुत सारे लेखकों को लिखने की प्रेरणा मिली, बहुत सारे लोगों को नृत्य कला और नाटक के उस लिखने की और उसमें सहभागिता की प्रेरणा मिली और ये बहुत दूर दूर तक इस संस्था का संदेश जाता है। ऐसी संस्थाएं जो जनहित में, साहित्य के हित में निरंतर सक्रिय हैं, इनके प्रति जितना भी कुछ कहा जाए कम है। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि इनका ये उत्साह, हमारी सारी बहनें इतने उत्साह के साथ, इतने अपनत्व के साथ ये कार्यक्रम करती हैं और ज़्यादातर इसमें बहनें ही हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और इनका उत्साह और इनकी प्रेरणा से बहुत से लोग, जितने लोगों को जोड़ा है आपने, ये सभी अपने अपने क्षेत्र में शीर्ष पर हैं। किसी एक का नाम लेना ठीक नहीं है। मैं सबको प्रणाम करते हुए बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ कि आपने जो बहस छेड़ी है भाषा को लेकर के, हमारी लोक भाषाएं हिंदी की शक्ति हैं और हिंदी समृद्ध इसलिए है कि उसके साथ इन सारी लोक भाषाओं का संबल है, साथ है। कुछ लोग इन लोक भाषाओं को अलग करने की बात करते हैं, लेकिन मैं उससे पूरी सहमति नहीं व्यक्त करती। हर भाषा को अपना अधिकार है अपने विकास का, अपने आगे बढ़ने का, अपने फैलाव का, लेकिन हिंदी से कट कर नहीं, क्योंकि हिंदी से अगर ये लोग भाषाएं कट गई तो हिंदी कमज़ोर हो जाएगी। आप तुलसीदास को, जायसी को, अवधि की बात मैं कर रही हूँ, उत्पन्न, मंझन, इनकी रचनाओं को निकाल देंगे तो हिंदी में क्या बचेगा? ब्रजभाषा को निकाल देंगे तो हिंदी में क्या बचेगा? तो इसलिए पूरे विश्व में इन लोक भाषाओं के माध्यम से हिंदी की ख्याति पहुँची है और राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रति हमारा जो समर्पण भाव है वो बना रहे। इसलिए इन लोक भाषाओं की शक्ति इसके साथ जुड़ी रहनी चाहिए। भाषा पर चर्चा करना और लोक पर चर्चा करना आज की बहुत बड़ी आवश्यकता है। हमारी नई पीढ़ी जानना चाहती है, समझना चाहती है, उसके भीतर जिज्ञासा है। मैंने देखा बच्चे फ़ोन करके पूछते हैं कि इस गीत की धुन क्या है,
इसकी कौन सी, किस व्रत की कौन सी कथा है, किस संस्कार में क्या गाया जाता है। तो खुशी होती है कि अब आकर्षण बढ़ा है बच्चों का और बच्चे चाहते हैं सीखना, अपनी परंपरा को, अपने पूर्वजों की जो विरासत मिली है उसको समझना चाहते हैं। विरासत दो प्रकार की होती है, मूर्त विरासत और अमूर्त। मूर्त में हमारी स्थापत्य कला, मूर्तियाँ, चित्र, इस तरह की चीज़ें हैं, लेकिन अमूर्त विरासत जो है हमारा साहित्य है, हमारी पुस्तकें हैं, और पुस्तकों में जो ज्ञान है, हमारे संस्कार हैं, हमारी संस्कृति है, उन सबको आगे ले जाना जरूरी है। ये विरासत संग्रहालयों में रखने की चीज़ नहीं है। संग्रहालयों में तो मृत वस्तुएं रखी जाती हैं। आज ज़रूरत है कि इनको व्यवहार में रखा जाए, हमारी वर्तमान पीढ़ी उसको प्रयोग करे, व्यवहार करे और आने वाली पीढ़ी को सौंपे। हम सब अपना जो कुछ भी सीखा वो इस पीढ़ी को देकर जाना चाहते हैं, इस आशा के साथ कि वे आगे इस विरासत को बढ़ाएंगे, क्योंकि उसके बिना संस्कृति को जाना नहीं जा सकता, संस्कृति का रस नहीं लिया जा सकता, संस्कृति का लाभ नहीं उठाया जा सकता। इसलिए इस तरह की गोष्ठियों के प्रति मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। हमारे लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री जी आए हैं, इनका संस्कृति के प्रति, भाषा के प्रति रुझान है। इनकी श्रीमती जी भी बहुत तल्लीनता के साथ इस तरह के कार्यों में जुड़ी हैं और आप सभी उसके संवाहक हैं, सभी उसके प्रेमी हैं। मैं सबको प्रणाम करते हुए, आपने अवसर दिया आप लोगों से कुछ बात करने का, इसलिए बहुत कृतज्ञ हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। और अब मैं पूरी विनम्रता के साथ माननीय उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश आदरणीय ब्रजेश पाठक साहब की ओर मुड़ती हूँ। आम जनता के बीच से निकलकर इस मुकाम तक पहुँचने की माननीय महोदय की जो यात्रा रही है वो किसी को भी प्रेरित कर सकती है। इस शिखर पर होने के बाद महोदय के संवाद का जो एक सहज अंदाज है, लोगों में स्वयं को मिला देने की जो कला है, उसके लिए बस यही कहा जा सकता है कि अपने अंदाज से वो अपना पता देता है, अपने अंदाज से वो अपना पता देता है, रोते होठों पे भी मुस्कान सजा देता है। बस परिंदों के हौसलों को बढ़ाने के लिए वो आसमां है, मगर खुद को झुका देता है। मैं पूरे सम्मान के साथ माननीय उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री ब्रजेश पाठक जी को आमंत्रित करती हूँ कि कृपया इस सदन को संबोधित करने का कष्ट करें। और मान्यवर, इससे पहले कि संबोधित करें, एक विनम्र गुजारिश है, क्योंकि ये अवधि के सत्र है, आज अवधि के रंग ये सभागार में बिखरे चलता है, तो हम मान्यवर से अनुरोध करब कि अगर अवधि में कुछ हो जाए भाषा आपके, तो हम सबके लिए बहुत गर्व की बात है। राम राम। प्रभा खेतान फाउंडेशन द्वारा आयोजित आखिर अपनी भाषा अपने लोग कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय पद्मश्री विद्याबेन सिंह जी, आदरणीय श्रीमती आनंदिता जी, आदरणीय कनक रेखा चौहान जी, आदरणीय दीपा मिश्रा जी, आदरणीय डिम्पल त्रिवेदी जी, आदरणीय माधुरी हलवासिया जी, आदरणीय डॉक्टर कोमल सिंह जी, आदरणीय सुधीर हलवासिया जी और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी रहे पूर्व पुलिस महानिदेशक आदरणीय महेश्वरी जी, उपस्थित सभी भाइयों तथा बहनों पत्रकार मित्रों, हम लोग आज ऐसे कार्यक्रम में आज इकट्ठा हुए हैं जहां अपनी मातृभाषा की हम सब चर्चा करेंगे। बच्चा जब जन्म लेता है तो जिस भाषा में उसे माँ बोलना सिखाती है उसे जीवन पर्यंत याद रहता है। हम ऐसे कार्यक्रम के लिए प्रभा खेतान फाउंडेशन का हृदय से आभार प्रकट करते हैं, अभिनंदन करते हैं। भाषा के रंग साहित्य के संग, साहित्य के बगैर पढ़े हमारी जिंदगी अधूरी। जैसे जैसे हम पुस्तकों को पढ़ते हैं
कुछ न कुछ अपने बारे में, समाज के बारे में, अपने अंदर ऊर्जा भरने में हमें मदद मिलती है। मातृभाषा में बगैर बोले हम सब कभी भी पूरा अपने आप को नहीं कर पाते। कितना भी हम कहीं बाहर चले जाएं, जब तक मातृभाषा में हम घर में अपना संवाद अपने माँ से, अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से नहीं कर लेते हैं, तब तक उसको पूरा नहीं मानते अपनी लाइफ को। मातृभाषा से जुड़ करके हम अपनी जननी से, अपनी मिट्टी से, अपने घर से, अपने समाज से सीधा जुड़ पाते हैं। उसमें बनावटीपन नहीं होता। और ऐसे पुनीत कार्य के लिए हम लोग इकट्ठा हुए कि पाश्चात्य संस्कृति दिन प्रतिदिन हम पर हावी होती जा रही है। दुनिया में एक दूसरे के आगे निकलने की होड़, एक दूसरे को पछाड़ने की होड़। अंग्रेजी भाषा धीरे धीरे हमारे प्रतियोगिता के दौर में शामिल होते होते हमारी संस्कृति को भी कहीं न कहीं नुकसान पहुंचाने में कामयाब होती दिखती है। लेकिन प्रभा खेतान फाउंडेशन जैसी संस्थाओं ने हमारी संस्कृति को हमसे जोड़ करके जो काम किया, उसके लिए मैं प्रभा खेतान फाउंडेशन का हृदय से आभार प्रकट करता हूं और अभिनंदन करता हूं। वैसे तो बहुत लंबी बात हो जाएगी, हिंदी के बारे में जरूर हम बोलना चाहेंगे। हिंदी हमारी मातृभाषा है और जो हमारी क्षेत्रीय भाषाएं हैं, जिनके बारे में अभी संचालक महोदय ने बताया हम सबको, बगैर क्षेत्रीय मातृभाषाओं के हिंदी की परिकल्पना ही पूरी नहीं हो पाई। कि जैसे हम सब अवध में रहते हैं तो अवधी बोलते हैं, अयोध्या पार करेंगे तो भोजपुरी आ जाएगी, और इधर कानपुर पार करके फतेहपुर क्रॉस करेंगे तो बुंदेलखंडी आ जाएगी। बुंदेलखंडी के बाद थोड़ा सा इधर हम आगे बढ़ जाएंगे, इटावा पार करेंगे तो पश्चिम की भाषा हमारे पास आ जाएगी। उसको अलग तरह से हम बोलते हैं, अलग तरह से समझते हैं। जैसे अपने यहाँ पूरब में भोजपुरी भाषा में हम किसी बुजुर्ग का सम्मान करते हैं तो राउर बोलते हैं, और पश्चिम में हम पिता को भी तू बोलते हैं। अगर अवध में हम अपने पिता को तू बोल दें तो पिता जरूर लट उठा करके रोटी लगा देंगे। तो दिमाग खराब ज्यादा पड़ गया हो तो हमें बताइए तुम खा। तो हम अपनी क्षेत्रीय भाषाओं को जोड़ करके हिंदी को लगातार समृद्ध करते रहते हैं। आप सोचिए कि हिंदी कितनी समृद्ध है। अंग्रेजों ने 200 साल हमको गुलाम रखा, फिर भी हमारी मातृभाषा लगातार समृद्ध होती है। समृद्ध होने का अगर प्रमाण हम ढूंढने लगेंगे तो हमारी वोकैबुलरी होती है, हमारा शब्दकोश। हम लोग जब 90s-80s में पढ़ते थे, इंटर कॉलेज में, डिग्री कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, तो अंग्रेजी का जो शब्दकोश था उसमें पन्ने बहुत कम जुड़ पाए होंगे। उस समय ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी हम लोग खरीदते थे, तो अब उस समय अगर 200 पेज रहे होंगे तो अब ज्यादा 250 हो गए होंगे, 2-4 पन्ने बढ़े होंगे। लेकिन हिंदी के शब्दकोश को आप ढूंढेंगे तो लगभग 2 गुना हो चुका हो। उसका कारण जानते क्या है? हिंदी रोज कुछ ना कुछ एक नए शब्द को अपने अंदर आत्मसात करती है। वाह वाह। जब ट्रेन का आविष्कार हुआ, रेलगाड़ी का आविष्कार हुआ, तो ट्रेन और रेल दोनों अंग्रेजी के शब्द हैं। अगर हिंदी में हम कहें कि रेलगाड़ी की हिंदी बनाओ तो इसको हम कह सकते हैं कि लौ पथ गामिनी। लेकिन हिंदी ने उसे स्वीकार किया और अपने शब्दकोश में उसको ट्रेन को भी मान लिया और रेल को भी मान लिया। टेलीफोन जब आविष्कार हुआ होगा तो ये अंग्रेजी शब्द था, तो हम दूरभाष के बजाय टेलीफोन ही बोलते हैं। मोबाइल जब से हम लोगों की जिंदगी में आया, आप सुदूर किसी गंगा के किनारे चले जाइए, एकदम जिसको आप मानते हो कि जहां पर अभी एकदम गांव है, भद्दर गांव जिसको बोलते हैं, वहां जाएंगे तो देखेंगे एक छोटी सी पान की दुकान होगी, चाय की दुकान होगी, और पेन से लिखा हुआ वहां टंगा होगा, यहाँ गाने डाउनलोड किए जाते हैं। आप जाके देखिए, ये लिखा होगा कि यहाँ जो है मोबाइल में सिम रिचार्ज किया जाता है। किसी गांव वाले से पूछोगे कि बात हो जाएगी मोबाइल में, तो ये कहेगा टावर नहीं आ रहा है।
वो ये नहीं कहेगा कि इसमें जो है फोन नहीं मिल रहा है या दूरभाष नहीं लग रहा है, ये नहीं बोलेगा। सामान्य आप कहीं चले जाइए, सब लोग बोलेंगे फोन इंगेज जा रहा है। कोई ये नहीं कहता कि फोन व्यस्त है, दूरभाष व्यस्त है। कोई बोलता है? जिससे किसी पूछिए फोन इंगेज है, क्या बताइए। ये सब हिंदी ने धीरे धीरे स्वीकार किया और हिंदी धीरे धीरे समृद्ध होती गई। हिंदी हमारी संस्कृति की तरह है। जैसे हमारी संस्कृति क्या है, हम सबको स्वीकार करते हैं। लखनऊ में कोई आ जाए, चाहे हमारे पश्चिम बंगाल से आ जाए, चाहे तमिलनाडु से आ जाए, चाहे उड़ीसा से आ जाए, हमने पूरी देश की संस्कृति को अपने अवध में देखा। हम राजा महाबली के जन्म दिवस को भी धूमधाम से लखनऊ में मनाते हैं। कन्नड़ के सारे त्यौहार, उड़ीसा के सारे त्यौहार, अपने पश्चिम बंगाल के सारे त्यौहार, और सबसे बड़ी बात है कि हमारे सिख समाज का पोंगल भी हम बड़े धूमधाम के साथ मनाते हैं। और कहीं ये महसूस नहीं होने देते हैं कि हमारी मिट्टी से जुड़ा ये त्यौहार नहीं है। और यही हमारी संस्कृति, हम सबको साथ लेकर, यही हिंदी है। हिंदी में सब कुछ जो लिखा जाएगा वही पढ़ा जाएगा, जो पढ़ा जाएगा वही लिखा जाएगा। अब दूसरी तरफ अंग्रेजी में जो विद्वान लोग बैठे होंगे, अंग्रेजी के भी बड़े विद्वान महसूस साहब बता पाएंगे। जब हम लोग पढ़ते थे यूनिवर्सिटी में तो हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट इंग्लिश के होते थे, तो हम लोग विद्यार्थी, एक जिज्ञासा का स्वभाव होता है विद्यार्थी का, तो हम लोग पूछते थे गुरुजी ये बताइए पीयूटी पुट होता है तो पीयूटी बट क्यों होता है? तो चुप बैठो, इस बारे में कोई बहस नहीं। कहते थे ये हमने बहुत जिद किया, कहते थे परंपरा है, इसका कोई साइंटिफिक किसी भी प्रपत्र में नहीं लिखा है कि ऐसा क्यों होता है। ये कहते थे परंपरा चली आ रही है, अंग्रेजों ने ऐसा बोला तो हम लोग सीख गए। अब नाइफ में अगर के साइलेंट है तो लिखा ही क्यों? हमने पूछा भाई ऐसा क्यों है, नॉलेज में के साइलेंट है क्यों लिख रहे हो? तो एन से ही शुरू करो। कल ये परंपरा है, इसका कोई रिसर्च पेपर नहीं है, साइंटिफिक कारण क्या है? कोई अंग्रेजी का विद्वान आज तक हम लोगों को ये नहीं बता पाया इसका साइंटिफिक कारण क्या है। लेकिन हिंदी में दूसरी तरफ क्या है, जो हम लिखते हैं वही हम बोलते हैं, और सामान्य शब्दों का हम व्यवस्थित ढंग से कि हमारी मातृभाषा सीधे कनेक्ट हो जाए। दूसरी तरफ अंग्रेजी में क्या है कि हम सब कुछ नकल करते हैं, अपना कुछ नहीं। और इतने वर्षों से अपने यहाँ तो अंग्रेजी ग्रामर के साथ बोली जाती है, थोड़ा समुद्र पार कर जाइए तो ग्रामर का कोई मतलब नहीं, ईज वाल का कोई मतलब नहीं है। ईज कहाँ लगेगा, दैट कहाँ लगेगा, कोई मतलब, उनको बोलना है और बड़े अच्छे से बोलना। और सुनिए खास बात यह है, अंग्रेजी में कितना भी कोई कैसा बोले, ग्रामर का उपयोग करे न करे, शब्दावली का उपयोग करे न करे, लेकिन खूब क्लैपिंग होती है, खूब तालियां बजती का देखो बहुत जानकार आदमी है। ये अपनी संस्कृति पर धीरे धीरे हावी होने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों ने फाउंडेशन के माध्यम से जिस ढंग से हमारी संस्कृति को जिंदा रखने का और उसे मजबूती देने का काम किया है, मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आपकी पूरी टीम का मैं आभार और विशेष आभार इसलिए प्रकट करता हूँ कि ज़्यादातर हमारी बहनें, अभी आपने देखा कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत की संसद में आपके लिए बिल पास किया है। अब वहाँ 550 सांसदों की लिस्ट में अभी तक जो था कि चुन के जो आ गए माता पिता की वजह से, अपने घर वालों की व्यवस्था की वजह से। लेकिन अब 181 बहनें तो वहाँ रहेंगी नहीं, और आप में से कोई जा सकता है तो नहीं, आप ही में से कोई जाएगा, ऐसा ही होगा। तो मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे बुलाया। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि फाउंडेशन को आगे बढ़ाने में, फाउंडेशन के व्यवस्था को आगे बढ़ाने में, मातृभाषा को आगे बढ़ाने में, अवधी कल्चर को आगे बढ़ाने में कहीं भी कोई आवश्यकता होगी, हम आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब मैं एहसास वुमेन ऑफ लखनऊ सुश्री माधुरी हलवासिया जी से अनुरोध करूंगी कि कृपया वोट ऑफ थैंक्स के लिए आने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर ब्रजेश पाठक जी, आपके हमारा इन्विटेशन एक्सेप्ट किया आपने और आप आए। एंड विद्या बिंदु जी का भी बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। थैंक यू वेरी मच।
माननीय से अनुरोध करूंगी कि कुछ हमारे सभागार में अतिथिगण आए हैं जो आपको पुष्प भेंट करना चाहेंगे।